and welcome to Tea with Dr. Aditi, Decoding Entrepreneurs of Ayurveda। हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रख्यात आयुर्वेदज्ञ वैद्यराज दिलीप गाडगिल सर। निरामय आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड और सुश्रुत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के ओनर, जिन्हें आयुर्वेद के क्षेत्र में कई पुरस्कार मिले हुए हैं, जिनमें से कुछ भारत की उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, सुषमा स्वराज जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी, ऐसे कई नामांकित व्यक्तियों के हाथों से भी इन्हें पुरस्कार मिले हुए हैं। उन्होंने कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज ऐसे कई टॉपिक्स पे कई बुक्स लिखी हुई हैं, जिनका त्रिस्कंध कोश पे काम है। ये प्रातिपदिक कोश डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने रिसेंटली कैंसर पेशेंट्स और कैंसर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए cancerholisticguidance.com नामक वेबसाइट की भी शुरुआत की है। सर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस पॉडकास्ट में हमें उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो बिना वक्त जाया किए चलिए सुनते हैं वैद्य दिलीप गाडगिल सर। अभी जिस हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप की लहर आई है, स्पेशली शार्क टैंक के बाद जिस हिसाब से स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आयुर्वेद में ऐसे कौन कौन से अनटैप्ड सेगमेंट जिसमें और स्टार्टअप्स या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बननी चाहिए? आयुर्वेद का मेन जो है वो चिकित्सा देना इसी प्रकार का है, लेकिन चिकित्सा देने से अन्य भी काफी जुड़ जाते हैं इसमें इस प्रकार से। और वैसे हर एक को तो प्रोफेशन में आना ही है, मेडिकल प्रैक्टिस करनी ही है, लेकिन जब औषध की बात आती है तो औषध निर्माण करने वाला भी कोई होना चाहिए इस प्रकार से। जब एडवर्टाइजिंग की बात आती है कि लोगों तक पहुंचाना एक कंसेप्ट है, या फिर अभी ये रिजॉर्ट्स के प्रकार के मेडिकल टूरिज्म के बारे में चल रहा है इस प्रकार से, ऑनलाइन कोर्सेस विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के हैं तो और देश और विदेशों में इस प्रकार का आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, किताबें लिखना वगैरह काफी इसमें चीजें हो सकती है। तो जिसकी जिसमें दिलचस्पी हो, जिसकी जिसमें गति हो, वो अपने अपने तरीके से उसको सोच कर उसको बढ़ा सकता है, ये कोई संदेह की बात नहीं है। और दूसरा एक फील्ड अभी है कि नैसर्गिक खेती इस प्रकार से, ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग, तो वो जरूरत है पूरे समाज के और वैद्य वर्ग की भी। तो खास करके मेरा काम कैंसर में है, तो मैं प्रोत्साहित करता रहता हूँ देसी गाय पालने के लिए, नैसर्गिक खेती करने के लिए। तो ये भी एक अलग तरीका इस प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप का हो सकता है, ऐसा है। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अभी एंटरप्रेन्योरशिप में आयुर्वेद को फोकस करते हुए औषध निर्माण और देसी गाय और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी बढ़ने की जरूरत है। सर, मेरा और एक सवाल ऐसा था कि आपने अपने क्लिनिक को प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर किया है, जबकि कई डॉक्टर्स अपने क्लिनिक को प्रोप्राइटरशिप या एलएलपी या कई लोग रजिस्टर ही नहीं करते। तो आपका इसको प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे रजिस्टर करने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? और जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया है, उन्हें क्या ध्यान में रखते हुए रजिस्टर करना चाहिए? एक्चुअली ऐसा है थोड़ा सा कि पहले तो ये नहीं था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केवल प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, रेगुलर इनकम टैक्स भरते रहे इस प्रकार से। फिर मैंने वो त्रिस्कंद कोश के आधार पर प्रातिपदिक कोश के प्रोजेक्ट के बारे में सोचा कि वो आगे लेके जाना है, और फिर उसका प्रचार प्रसार केवल भारत में नहीं विदेश में भी करना है इस प्रकार से। तो उसके लिए चंदा चाहिए और मुझे प्रैक्टिस से ही वो निकालना चाहिए था इस प्रकार से। तो मैंने एक निरामय आयुर्वेदिक रिसर्च एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी स्थापित की, और फिर मेरा कुछ इनकम वहां पे डाइवर्ट कर दिया वहां पे इस प्रकार से स्वाइप मशीन ले लिया, तो फिर वहां पे जाने लगा। अब मुझे उसमें जो भी कार्य करना है, रेगुलर जो कार्य चल रहा है, तो उसके लिए लोगों को तनख्वाह देनी पड़ती है, प्रोग्रामर को कुछ पैसे देने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। उस हिसाब से मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। अब उसके जरिए हम एक डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जैसे हमने त्रिस्कंद कोश के बारे में बताया था, और वो सेलेबल प्रोडक्ट इस प्रकार का होगा, उससे कुछ नफा मिल सकता है। अभी मैंने cancerholisticguidance.com ये वेबसाइट लॉन्च की है उसमें हम पूरे विश्व भर से
सर्विस प्रोवाइडर्स को इकट्ठा करना चाहते हैं, जो कि मेडिकल प्रोफेशन में हो, चाहे आयुर्वेद, होम्योपैथी या एलोपैथी में हो, योगा टीचर्स हो, इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजर्स हो, और बाकी भी ओजोन थेरेपिस्ट या ऑरा स्कैनिंग वाले वगैरह, ये भी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इनके जरिए पूरे विश्व भर में आयुर्वेद और योग दोनों का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, खास करके प्रिवेंशन ऑफ कैंसर और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। तो ये भी एक उसमें पैसा कमाने का मौका होगा। वो बहुत मामूली है, उसकी जो कॉस्ट रखी है वो मामूली रखी है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। जितने लोग ज्यादा जुड़ जाएंगे वो प्रचार प्रसार होता रहेगा इस प्रकार से। तो मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसलिए स्थापित की कि अच्छे तरीके से ये पूरे देश भर में, विश्व भर में उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। और वेबसाइट तो ऐसी है कि वो पूरे विश्व भर में चली जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात इस प्रकार की नहीं है। कंसेप्ट भी अनूठी है कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे डॉक्टर्स वगैरह है, और हेल्थ सीकर्स भी उसमें कैटेगरी है, तो वो भी आपने रजिस्टर कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ कंसेशन पा सकते हैं। तो इस तरीके से ये निरामय की तरीके से दो कार्य अभी चल रहे हैं। एक प्रातिपदिक कोष का कार्य चल रहा है, जिसके लिए डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बनेगा, पोर्टल हम बनाएंगे और मेंबरशिप उसकी दे देंगे वैद्यों को, ताकि वो पूरी ग्रंथ की जानकारी है वो हासिल कर सकेंगे और अपना कार्य आगे बढ़ा सकेंगे। और ये दूसरे कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस.com, ये दूसरी है। तो इसके जरिए कैंसर के लिए हम पूरे विश्व भर में काम करेंगे। बाद में ऐसा हुआ कि मैंने कुछ खेती खरीदी है कोकण एरिया में खास करके, और वह नैसर्गिक पद्धति से करवाना चाहता था। और उसमें दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स है। एक अनाज वगैरह ये जो है, जो रेगुलर खाने पीने में आ सकते हैं, और औषधि वनस्पतियां भी है, तो उसके आधार पर कुछ मेडिसिन निर्माण करके वो भी प्रचलन में लाएंगे इस प्रकार से। तो उस हिसाब से मैंने एक दूसरी कंपनी स्थापन की, सुश्रुत एग्रो नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस प्रकार से। वहां मैंने गाय रखी है, तो उससे घी वगैरह आता रहता है, और काफी औषधि वनस्पतियां भी लगाई हैं अभी। और रेगुलर रूप से वहां जो आंबा, आमरा और काजू ये है, ये भी कैशू, ये भी चल रहा है वहां पे। तो ये एक अलग तरीका है। तो मैं इसके जरिए फिर लोगों तक अच्छी अनाज, अच्छा इस प्रकार के कुछ मेडिसिन वगैरह वगैरह ये देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी एक अलग इस प्रकार की कंपनी बनी। तो अगर आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार है कि यहाँ बिजनेस हो सकता है और यहाँ मेरा पोटेंशियल है करने के लिए, तो आप भी इस प्रकार से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह इस प्रकार के स्थापन कर सकते हैं। इसमें LLP वगैरह भी है या फिर पार्टनरशिप फर्म भी है। लेकिन उस समय में जो मैंने सुझाव मुझे मिले CA से या CS से, उनका कहना था कि बेटर ऑप्शन इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापन की है। इस प्रकार से दो कंपनियां अभी स्थापन किया है। ओके सर, तो आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापन की है, और जैसे आपने बताया कि आपका मेन प्रैक्टिस कैंसर में है, तो नए डॉक्टर्स को भी क्या ऐसा करना चाहिए कि उन्हें भी एक नीच मार्केट यानी कि डिजीज स्पेसिफिक होकर प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, या शुरुआत में एक जनरल प्रैक्टिस शुरू करके आगे चल के एक स्पेसिफिक डिजीज को पकड़ के प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या बेटर? दोनों तरीके से पॉसिबल है। मैंने तो ऐसा नहीं डिसाइड किया था कि किस में प्रैक्टिस करूंगा इस प्रकार से, लेकिन शुरू में मरीज आए वो अम्ल पित्त, तमक, श्वास वगैरह इस प्रकार के रहे और उनके लिए वमन वगैरह करवाना, पंचकर्म करवाना, ये सभी बातें होती रहती है, और भीतर दवाई देते रहना इस प्रकार से। लेकिन उन 85 में मेरे पास पहले कैंसर का मरीज आ गया कि जिसका आयु 15 दिन का बताया गया था, कोलेंजियोकार्सिनोमा था, और पॉसिबल ऑपरेशन के लिए भी ट्राई किया था। तो इस केस में मैंने गुरु की सहायता ली, मेरे को लटकर की,
उनको केवल दूध पे रखा, हीरक भस्म वगैरह ऐसी कुछ दवाइयां दी। उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और वो 33 बरस जिंदा रहे, जिनका लाइफ केवल 15 दिन बताया था। तो इससे लेकर फिर काफी केसेस आने लगे और आज तक ये फ्लो चालू ही है इस प्रकार से। तो ये मैंने डिसाइड किया ऐसा नहीं हुआ, ये हो गया संयोग से कि कोई इस प्रकार से मरीज मिल गया जिसमें कल्पनातीत इस प्रकार का यश प्राप्त हुआ, तो उसके जरिए ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अब जब मैंने ये कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस .com ये वेबसाइट निर्माण की है और मैंने 2 कोर्सेस रन किए वैद्यों के लिए, एक फाउंडेशन कोर्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव और दूसरा इन डेप्थ कोर्स इस प्रकार से। तो ऑनलाइन कोर्सेस है, करीबन 60-70 लोगों ने ये कोर्सेस पूरे किए हैं। अब उनकी दिलचस्पी है कि शुरू से ही कैंसर में काम करें इस प्रकार से, लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए। जो सामने मरीज बैठा है उसको केवल आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करके रिजल्ट देना है। ये अगर हो जाता है तो आप कैंसर में काम करो या और किसी डिसीज में काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो शुरू में तो मैं मानता हूं कि आयुर्वेद का अंदाज होना, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस उतनी आसान नहीं है, काफी डिफिकल्ट है, बहुत सारे भावों को देखना पड़ता है। तो ये सोच समझकर अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू करते हैं और फिर इसमें घुस जाते हैं कि कैंसर की ट्रीटमेंट मुझे करनी है इस प्रकार से, तो ये सोसाइटी की जरूरत है। अभी पूरे विश्व भर में लोग खोज रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, और कैंसर में खास करके जब कोई रास्ता दिखता नहीं है, एलोपैथी खत्म हो जाती है, तो लोग ढूंढते ढूंढते आते रहते हैं। तो मेरे पास पूरे देश भर से और विदेशों से कैंसर के मरीज है, जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर सही सभी जगह से है। तो कहने का तात्पर्य आता है कि समाज में जरूरत बहुत ज्यादा है, इसमें संदेह नहीं है। तो अगर हम इसमें घुसना चाहते हैं, इसमें तरक्की करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। और वैसे भी बाकी भी डिसीजेस है, पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है, माधव बागने जैसे ये हृदरोग का उठा लिया, उस प्रकार की कुछ बात है, किडनी फेल्योर है तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी है कि जिनमें एलोपैथी में ज्यादा सक्सेस रेट इस प्रकार का कुछ नहीं है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो अगर लोगों तक बात पहुंच जाए तो लोग उसके लिए आने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि आपके पास अगर इस प्रकार की कुछ मरीज आते हैं तो आपको एक टर्निंग पॉइंट मिल जाता है कि हाँ, यहाँ से शुरुआत करनी है। नहीं तो आप पहले डिसाइड करके भी जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके सर, यहाँ पे और एक सवाल आता है कि कोई अगर नया वैद्य शुरू कर रहा है तो उससे अपनी लोकेशन, क्लिनिक की लोकेशन कैसे डिसाइड करनी चाहिए कि उससे अपने घर के पास देखना चाहिए या जहाँ पे ज्यादा पेशेंट्स का फ्लो है वहाँ करना चाहिए, किसी बड़े शहर में जाए या किसी गांव में जाए? ये सवाल साधारणतः सभी वैद्यों के मन में होता है, तो उसके बारे में क्या कहना है? ये बहुत सारे भावों पर निर्भर है एक्चुअली। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है, संपन्नता है, तो आप जो मन में है, जहां पे है, प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन मध्यम वर्ग है या कनिष्ठ वर्ग है, इस प्रकार से एक सपोर्ट नहीं है, कोई माँ बाप डॉक्टर वगैरह इस प्रकार के नहीं है, तो शुरू में कम से कम लागत जहां पे होगी वहां पे शुरू करना चाहिए। और पॉलीक्लिनिक अच्छा ऑप्शन होता है इस प्रकार से। और जहां वैद्यों की कमी है वहां जाना आरंभ करना, ये एक अहम बात हो सकती है। तो मेरे शुरुआत के प्रैक्टिस में मैं घर पे बैठता था, वो आदर्श नगर करके सातारा रोड पे है और काफी अंदर है घर ये। तो उस जगह तो अच्छी बिल्कुल नहीं थी, प्रोफेशन के हिसाब से बिल्कुल अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, दूसरा कोई चारा नहीं था, तो मैंने ये शुरू किया। फिर बंबई में प्रैक्टिस शुरू की। मेरे मामा और चाचा मुलुंड डोंबिवली में थे, तो उनके घर पे ही ऐसा, वहां पे प्रोफेशनल सेटअप नहीं था। फिर भी
ये मुझे काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि मुंबई में जितनी जनसंख्या है उसके आधार से देखा जाए तो वैद्यों की संख्या नगण्य है, बिल्कुल नहीं के बराबर है इस प्रकार से। तो वहां काफी स्कोप इस प्रकार का है। कोई भी वैद्य बम्बई में जाकर अगर प्रैक्टिस करता है हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, तो भी उसके लिए अच्छा है। तो ये भी तरीके ढूंढने चाहिए इस प्रकार से। और दूसरी बात होती है कि अगर अखबार में आप लिखते हैं या कुछ मासिक में वगैरह लिखते हैं जो लोगों तक पहुंचता है, या फिर अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के जरिए भी आप कुछ काम कर सकते हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन के जरिए भी काम कर सकते हैं, तो लोगों तक पहुंचते रहेंगे तो शायद ये प्रैक्टिस इस प्रकार की बढ़ेगी। वैसे आयुर्वेद प्रैक्टिस के लिए स्कोप शहरों में ज्यादा है, देहातों में कम है। एलोपैथी शहरों से लेकर देहातों में चली गई, उसी प्रकार आयुर्वेद का भी वही सिलसिला होगा। लेकिन शहरों में एक मुसीबत बड़ी ऐसी है कि कीमतें काफी बढ़ गई है, लोकेलिटी के अनुसार बहुत ही ज्यादा हमें कीमत देनी पड़ती है, और आपके पास अगर पैसा नहीं है तो कर्जा उठाकर ये सब करना ये काफी महंगा पड़ सकता है। तो मेरा सुझाव है कि पहले जहां जैसे मिले और शुरू करें। हमारे रिश्तेदार, हमारे परिचित हमारे पहले पेशेंट होते हैं, और यहाँ आयुर्वेद में थोड़ा सा ऐसा है कि हमारे आयुर्वेद छात्र उनके जरिए पेशेंट्स आते हैं। ये जो मैंने कैंसर केस की बात कही, वो हमारा एक छात्र था, वो उनके रिश्ते में था और वो पूछने के लिए आया, और ये टर्निंग पॉइंट मेरे लिए हो गया इस प्रकार से। उस प्रकार से अगर स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं सीखने के लिए बेसिकली, तो शुरू की अवस्था में प्रैक्टिस जब उतनी नहीं रही थी, तब हम मूल ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, टीकाओं को पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं वगैरह वगैरह छात्रों को, और फिर छात्रों के जरिए भी पेशेंट्स आना शुरू हो जाता है। अभी जो बिल्कुल घरेलू है लोग, उनके घर के ही लोग हैं, माता पिता वगैरह इस प्रकार से, तो उनसे तो पैसे नहीं लिए जाते। देखो लटकर की ट्रेडिशन रही है इस प्रकार से। लेकिन उनके बाकी मामा चाचा वगैरह तो रिश्तेदार भी आते रहते हैं। एक बार आपका पता चल गया कि अरे यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो लोग कहीं से भी आते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो आपको लोकेलिटी आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है तो लोकेलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें संदेह की बात नहीं है। फिर भी अभी कुछ सेवाभावी संस्थाएं भी है कि जो स्लम एरियाज में जाकर ये काम करती है। राष्ट्रवंदना ग्रुप यहाँ आरएसएस का है, तो वो एरिया जो है थोड़ा स्लम एरिया इस प्रकार का है, और बिल्कुल वाजबी दाम पर चिकित्सा की जाती है। तभी भी इनके पास 50-60 पेशेंट हर रोज रहते हैं साइक्लिकली इस प्रकार से। तो वहां भी जरूरत है, ये कोई संदेह की बात नहीं है, वहां जरूरत नहीं है ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन ये चैरिटी के लिए करना है। फिर भी आपका अनुभव मिलता है, आपका नाम हो जाता है। इस प्रकार सोशल एक्टिविटीज अगर करते हैं तो भी आपका नाम होता है इस प्रकार से। तो अपने हिसाब से शुरू करें कि मैंने पहले पॉलिक्लिनिक में ली थी जगह 1.5 घंटे के लिए, वहां पे यह कैंसर का मरीज आया। वो 1983 में शुरू किया, 1985 में मरीज आया। फिर 1986 में मैंने अपना खुद का क्लिनिक परचेस किया। उसमें भी मेरी कहानी अजीब है थोड़ी सी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, 1000 भी नहीं थे उस समय में, और पूरे 1,80,000 उसको भरने थे। बैंक से लोन मिला फिर सिर्फ 75,000 का मिला। बाकी सब प्राइवेट लोन्स ले लीजिए। सिर्फ मेरा सौभाग्य रहा कि उसमें ब्याज नहीं देना था, सूद नहीं देना था। प्राइवेट जो लोन्स थे, बैंक का तो उस समय में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, 15% था इंटरेस्ट, और फिर लेडीज के लिए 13.5% था। तो मैंने पत्नी के नाम पर खरीदा, 1.5% तो बच गया इस प्रकार से। और जैसे वहां पे प्रैक्टिस शुरू हुई तो फिर मैंने पीछे देखा नहीं, तो प्रैक्टिस बढ़ती गई। फिर मैंने करवे नगर में प्लॉट खरीदा, फिर वहां पे बांधा, फिर कोकण में जगह ले ली वगैरह वगैरह इस प्रकार से।
लेकिन शुरुआत जो थी तो हमारा फ्लैट केवल 315 स्क्वायर फीट का था, बहुत छोटी जगह थी। फिर बाद में बगल वाला एक 150 का मिला, फिर उसके बाद में और एक 150 मिल गया, इस प्रकार से तो 600 अभी हो गया। फिर भी ये जगह कितनी है, क्या है, कहाँ पे है, ये अलग मायना रखते हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि जैसे शुरू हो सके वैसे शुरू करें और पूरी लगाव से करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पूरा ध्यान प्रैक्टिस में दे दे, और जो सामने मरीज बैठा है वो किस तरीके से ठीक हो सकता है उसके बारे में पूरी कोशिश करो। तो चिकित्सा नास्ति निष्फला है कि क्वचित धर्मा क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित देशा कर्माभ्यासा क्वचित चेत चिकित्सा नास्ति निष्फला। तो वो अपना अपना फल देती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि फल नहीं मिलता इस प्रकार से। तो अभी तो काफी तरीके हैं एडवर्टाइजिंग के, लेकिन उस जमाने में तो केवल माउथ पब्लिसिटी से ही मरी जाते थे। तो लेकिन वो ज्यादा फर्म बेस रहता है माउथ पब्लिसिटी वाला, और ये जो विज्ञापन देखे वगैरह इस प्रकार से होते हैं उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं रहती, जब तक वो है तब तक चलता रहेगा इस प्रकार से। तो मेरा मंतव्य है कि सामने वाले मरीज को न्याय दे दो, वही सबसे अच्छा तरीका है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपने लोकेशन उतना मैटर नहीं करता है, हमारे जो प्रैक्टिस है वो सबसे मेन मैटर करती है। सर मेरा और एक सवाल ऐसा है कि कई स्टूडेंट्स जो है वो पीजी की तैयारी करने के लिए पहले भागते हैं, प्रैक्टिस पे उतना फोकस नहीं करते, क्या क्लिनिक नहीं ज्वाइन करते, या उसके बाद पीजी करने के टाइम पे भी पढ़ाई पे एकेडमिक्स में रहते हैं। व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट अ क्लिनिक, क्या प्रैक्टिस कब से शुरू करनी चाहिए? उसमें ऐसा है, जिनको पॉसिबल है वो सब एमडी तो कम से कम करें, पीएचडी की एक अलग बात है इस प्रकार से। तो बीएमएस होने के बाद अगर एमडी करना है तो उसी में 3 बरस चले जाते हैं, लेकिन इसमें एक अच्छा बेस बन जाता है। उन 3 वर्षों में अगर आप किसी वैद्य के पास जाते हैं प्रैक्टिस सीखने के लिए तो काफी अच्छी प्रैक्टिस सीख ले सकते हैं, और फिर एमडी होने के बाद चाहे कॉलेज में लग जाए नहीं लग जाए तो भी प्रैक्टिस तो करनी ही है इस प्रकार से। जिनको एमडी में जाना नहीं है या जा नहीं सके, कोई भी रीजन हो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा मार्क नहीं मिले वगैरह, या घर की परिस्थिति ऐसी है कि उसको तुरंत कमाना आरंभ कर देना है इस प्रकार से, तो ठीक है बीएमएस होने के तुरंत बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले ईयर से ही किसी वैद्य के पास जाते हैं प्रैक्टिस सीखने के लिए तो 4-5 बरस में आप तैयार हो जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है पूरा। फिर बीएमएस के बाद तुरंत भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और पुराने जमाने तो एमडी नहीं था तो सभी प्रैक्टिस ही करने लगते थे इस प्रकार से। बाद में एमडी वगैरह सब शुरू हो गया। अब मैं मानता हूं कि एमडी कर लेना अच्छा है, उस संदेह की बात नहीं है उसमें भी, लेकिन मैं सुझाव देता हूं कि स्टाइपेंडरी पोस्ट जहां पे है वहां प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्टाइपेंडरी पोस्ट में जाना नहीं है। उसका एक फायदा है कि आपके पास काफी पूंजी जमा हो जाती है, स्टाइपेंड अच्छा मिलता है। तो चाहे जामनगर हो, जयपुर हो वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बीएचओ हो वगैरह, इस प्रकार से लोग, अभी दिल्ली में एम्स का भी निकला है। तो लेकिन प्रैक्टिस से संबंध नहीं आता, ये बड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। तो आगे चलकर आप तो प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिस से ही मुनाफा मिलेगा, इस प्रकार सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। तो बेटर ऑप्शन है कि पुणे जैसे शहर में जहां आयुर्वेदिक वैद्यों की संख्या काफी मात्रा में है, तो पुणे में शायद ये केवल गवर्नमेंट एडेड में नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप एडमिशन लेते हैं और खर्चा करके वहां पे रहते हैं, तो भी एक आपका बेस अच्छा पक्का हो जाता है प्रैक्टिस का खास करके। और ये ऑनलाइन कोर्सेस जो अभी चलता है, ऑनलाइन वाचन चलता है चरखा वगैरह इस प्रकार, तो उसमें तो ज्वाइन होना ही है, शुरू से ही होना है। तो ये अगर बात होती रहती है तो आपका फिलोसॉफिकल बेस या थ्योरेटिकल बेस और प्रैक्टिकल बेस दोनों अच्छे तैयार हो जाएंगे, और फिर आप कहीं भी जाकर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस चलेगी,
उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो बेटर ऑप्शन है कि पुणे जैसे शहर में या जहां अच्छे वैद्य हो, इस प्रकार के शहर में वहां जाकर प्रैक्टिस सीखनी है और फिर वहां पे एमडी करना है। इस प्रकार से आप कौन से सब्जेक्ट में एमडी करते हो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो सुझाव देता रहा था कि संविता में ही करो, तो मूल रूप से संविता तो पढ़ी जाएगी, वो किसी भी विषय के लिए हो तो वो अच्छी है इस प्रकार से। लेकिन अगर संविता में नहीं मिल रही है या दिलचस्पी नहीं है तो शायद जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, द्रव्य गुण है, रसशास्त्र है वगैरह, इस प्रकार से वो बेटर चॉइसेस है। और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में अगर जाना है तो अनुभव ऐसा है कि जो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स है वहां सब एलोपैथी ही है अभी। वहां आयुर्वेद कुछ रहा नहीं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आपको आयुर्वेद में प्रैक्टिकल नॉलेज वहां नहीं मिलता, तो आपको बाहर जाकर ही लेना पड़ता है, वैद्यों के पास जाकर ही लेना पड़ता है। तो फिर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में नहीं जाना है, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस आपको सीखनी है और आपके पास डिग्री ना हो तो भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है, पंचकर्मा कर सकते हैं और भी कुछ सभी कर सकते हैं, रसशास्त्र की औषधियां भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सुझाव ऐसा रहेगा कि जब एमडी करना है तो कहाँ करना है ये सोच समझ कर करना है। अगर घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है और आप प्राइवेट कॉलेज में आसानी से प्रवेश ले सकते तो अलग बात है। लेकिन घर की स्थिति अच्छी नहीं है और आपको फिर लोन उठाकर ये करना पड़े तो भी मैं मानता हूं कि ये रास्ता ठीक है इस प्रकार से, क्योंकि आपका बेस एक बार पक्का हो जाए प्रैक्टिस का और थेरोटिकल दोनों, तो आप कहीं भी जाए कैसे भी जाए वो कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये काफी भावों पर निर्भर है कहाँ एमडी करना है वगैरह इस प्रकार से, और किसके पास जाना है। तो सद्गुरुवाश्रय ये एक अहम चीज है, अच्छे गुरु को पाना, और फिर हमारी तरक्की उन्नति अच्छी तरीके से होगी। एक बेस अगर पक्का हो जाता है तो फिर आगे कोई मुसीबत नहीं आती। तो मेरा सुझाव है कि ये सोच समझकर कहाँ एडमिशन लेनी है ये डिसाइड करना ज्यादा बेहतर है इसमें। सर आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हमें एडमिशन कैसे लेना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल हमेशा रहता है कि एमडी किस सब्जेक्ट में करें, कहाँ करना चाहिए। आई होप आपको हमारे पॉडकास्ट का पार्ट 1 पसंद आया होगा। इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए, इसका पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे अपडेटेड। इसका पार्ट 2 आने वाला है 27 दिसंबर को। थैंक यू।